Good morning everyone, how are you all and I hope you all are healthy and happy। देखिए ऐसे बहुत सारे वीक पॉइंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन को अच्छे से क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसमें से बेसिक और जो नंबर फर्स्ट पे हमारी प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि हमें सिलेबस ही नहीं पता होता कि हाउ वी हैव टू डू और व्हाट वी हैव टू डू। सो ये आज की हमारी वीडियोस स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन एग्जामिनीज़ के लिए है जो चाहते हैं कि उनका इंग्लिश पोर्शन में 100% मार्क्स आए। ठीक है, लेट्स बिगिन। इंग्लिश जैसे अब हम सब जानते ही हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा के दो रूप हुआ करते हैं। एक होता है लिटरेचर मीन्स साहित्य, साहित्य होता है रिटन फॉर्म ऑफ एनी वर्क, चाहे वो आपकी पोइट्री रहती हो और चाहे वो आपका प्रोज रहता हो। लिटरेचर का होता है दो पार्ट, एक रहता है प्रोज, ठीक है, और सेकंड होता है पोइट्री, और पोइट्री को वर्स भी कहा जाता है। दोनों में मेन डिफरेंस एक ही होता है कि पोइट्री में रिदम होती है, पोइट्री में लय होती है, तुकबंदी होती है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच होती है और बहुत सारी बातें जो प्रोज से अलग हो जाया करती है। सेकंड की हम बात करें तो ग्रामर, जिसका 80% कवर हो जाता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है, बाकी 20% बिल्कुल लिटरेचर से ही होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर के दो पार्ट हो जाया करते हैं। फर्स्ट इज़ वोकैबुलरी एंड सेकंड वन इज़ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ही हमारा बेस होता है, ये रटने से बिल्कुल भी नहीं आता है। जी हाँ, रट्टा मारने से नहीं आता है कि हमने रूल रट लिए 100, 200, 1000, 2000, रट्टा मारने से बिल्कुल नहीं आएगी, हमें इसको बिल्कुल समझना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को समझने के लिए 3 सिस्टम्स काम करते हैं। हमें इन तीनों ही सिस्टम्स को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बारीक से समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंग्लिश ग्रामर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सेपरेट रहता हो, ठीक है, जो सेपरेट एग्जिस्ट करता हो। मीन्स हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम बीच में से कोई एक लिंक हटा देते हैं तो उससे नेक्स्ट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का हमने जो है जिक्र किया कि इसमें 3 सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फोनोलॉजी, सेकेंड इज़ मॉर्फोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ सिंटैक्स। आओ सबसे पहले देखते हैं फोनोलॉजी के बारे में। जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, फोन मीन्स होता है साउंड एंड ओलॉजी मीन्स होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ साउंड। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि हम सब मानते हैं कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्या वर्ड बोलते हैं? यस, हम सब का एक ही आंसर होगा कि माँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा माँ बोलने से पहले बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस करता है, लाइक ए, ई, ये सब, ठीक है। वी ऑल आर अवेयर विद दिस। इसी के बारे में, इसी के बेस पे अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज से इसका क्या लिंक है, तो दोस्तों लैंग्वेज कभी भी वर्ड से, कभी भी शब्द से शुरू नहीं होती है। शुरुआत हमेशा साउंड से ही होती है, ठीक है। और सबसे पहले साउंड को मिलाकर ही लेटर्स बनते हैं और लेटर्स को मिलाकर वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बना करते हैं। आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से हम देखें तो फोनोलॉजी से बिल्कुल डायरेक्ट हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज़ साउंड बेस्ड। कैसे कि पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल डायरेक्ट हमारे साउंड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी वाउल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो साउंड्स की अगर बात करें तो इसमें वाउल साउंड जो होती है वो रहती है 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात करें तो वो रहती है 24। और इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाए गए, ठीक है। ये साउंड्स, अब साउंड बोल दी, हवा में फैल गई, लेकिन कोई सिंबल तो बनाएंगे कि भाई ये साउंड है, ये किस चीज़ की है या इस साउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए बना हमारा एक वर्ड लेटर्स। मीन्स लेटर की अगर बात करें तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो हम बिल्कुल उससे परिचित रहते हैं कि A, B, C लाइक Z तक, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें वाउल लेटर्स की तो हमारे पास होते हैं 5 लेटर्स। अगर बात करें कॉन्सोनेंट लेटर्स की तो हमारे पास होते हैं 21। मीन्स अगर बात करें वाउल लेटर्स की तो इनमें रहता है A, E, I, O, U और इनको छोड़कर जो बच गए वो रहते हैं लेटर्स।
ठीक है। अब ये तो हुआ आपका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 आते हैं यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा साउंड बेस्ड पे, सेकंड होता है ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड पे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को बिल्कुल करेक्टली कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाए, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन को लिखा जाता है, उसमें बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलता है, कोई एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड का आपको 4 ऑप्शन में उसकी ट्रांसक्रिप्शन मिलती है, जिसमें से हमें एक चूज करनी होती है। आओ देखिए कैसे ट्रांसक्रिप्शन और लेटर्स में डिफरेंस होता है। कैसे, मान लीजिए लेटर्स की फॉर्म में हमने लिख दिया THIS, ठीक है, THIS हमने कह दिया दिस। ट्रांसक्रिप्शन कहेगा कि इसको हम कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, कि मीन्स हम इसको सही शुद्ध रूप से बोलते कहते हैं। कैसे हैं, हम क्या बोलेंगे, द ई स, कैसे लिखेंगे इसको, द ई और स। इसको लिखने में भी हमें 2 बातों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ये कि इसमें कोई भी कर्सिव राइटिंग का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपके ऑप्शन में कर्सिव राइटिंग गिवन है तो वो आंसर आपका गलत होगा। और सेकंड इसमें बात रहती है कि स्लैश ज़रूर लगे हुए होते हैं। थर्ड इसी में हम बात करें, 2 और भी प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ जाते हैं कभी कभी। फर्स्ट क्या कि देखो ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए कि कैसे किसी वर्ड को सही से प्रोनाउंशिएट किया जाता है, कैसे किसी वर्ड का सही से उच्चारण किया जाता है, तो वहाँ पर हमें 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट ये कि जब इंग्लिश का यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, एज ए स्पोकन इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम RP ऑफ इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रीडिंग फॉर्म में जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में लागू हो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, RP ऑफ इंग्लिश, ठीक है। RP ऑफ इंग्लिश का मतलब है कि जो इंग्लैंड के लंदन पार्ट में, यानी कि लंदन के जो साउथ ईस्ट पार्ट में वहाँ का नेटिव स्पीकर बोलता है, ठीक है, जी हाँ, वहाँ का जो कॉमन वहाँ का रहने वाला इंसान बोलता है, ठीक है, नेटिव जो स्पीकर वहाँ का जो नेटिव स्पीकर बोलता है, तो वो हम अपने सिलेबस में सीखते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम आज टाइम में स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ RP ऑफ इंग्लिश नहीं सीखते हैं, बल्कि हम अमेरिकन भी सीखते हैं, कैनेडियन भी सीखते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी रहती हैं। तो एक तो ये रहता है कि हमें इसमें बिल्कुल और बिल्कुल RP ऑफ इंग्लिश का ही यूज़ करना है, उसी की हमें प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, उसी का हमने जो है ट्रांसक्रिप्शन सीखना है। सेकंड रहती है कि देखो RP ऑफ इंग्लिश शुरुआत हुई लंदन से, लंदन के साउथ ईस्ट पार्ट से, ठीक है, और वो हम तक आती आती हम क्या करते हैं, उसमें अपने डायलेक्ट्स मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसे अपने तौर तरीके से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक ऐसे एरियाज़ भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर हाफ है हिंदी में, जैसे स्कूल, जैसे कि बात करें स्टेशन की, तो वो उसमें अपने पास से जोड़ देते हैं ई। बहुत सारे एरियाज़ में होता है कि स्कूल को स्कूल बोला जाता है, स्टेशन को स्टेशन बोला जाता है, तो वहाँ पर अगर बात करें स्कूल की और उनकी प्रोनाउंसिएशन में उसने स्कूल कर दिया, तो वहाँ पर वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसी के बेस पे, साउंड के बेस पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्पेलिंग का। किस चीज़ का बनता है भाई, वो बनता है स्पेलिंग का। स्पेलिंग पार्ट को हम वोकैबुलरी में काउंट करते हैं, लेकिन स्पेलिंग कब सही रहती है, जब हमें उस वर्ड को सही से प्रोनाउंशिएट करना आ जाता है, जब उस वर्ड की हमें सही से ट्रांसक्रिप्शन पता होती है, तो उस वर्ड को सही लिखना भी लगभग 99% आता ही है। सेकेंड सिस्टम आता है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में स्टडी ऑफ वर्ड्स। देखो स्टडी ऑफ वर्ड्स को पढ़ने से पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा साउंड, ठीक है, साउंड को रिप्रेजेंट किया लेटर ने, और एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर को नाम दिया जाता है वर्ड का, ठीक है। और जब बहुत सारे वर्ड्स एक मीनिंगफुल सेंस बताते हैं तो वो हो जाता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। और जब बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं और वो सारे के सारे एक मीनिंगफुल कंटेंट देते हैं, तो उसको कहा जाता है कंपोजिशन, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में या तो कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल लिटरेचर पार्ट से ही आता है, या तो आएगा प्रोज या फिर आएगा पोइट्री। अगर आपका प्रोज से आता है तो आप उसमें क्या करोगे, पढ़ोगे, नीचे आंसर दोगे। वो कोई सोशल बेस हो सकता है, ठीक है, कोई एजुकेशनल सिस्टम के बारे में हो सकता है। जहाँ बात करें पोइट्री की, ठीक है, तो पोइट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ भी आ सकते हैं कि उसका जो है रिदम बताए उसके, या फिर उसमें एक और क्वेश्चन पुट किया जाता है, वो होता है फिगर ऑफ स्पीच,
जैसे हमारे हिंदी में अलंकार होता है, वैसे इंग्लिश में होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आगे देखो, बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फ मीन्स होता है वर्ड एंड ओलॉजी इज स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये हमारे पूरे सिलेबस का कवर करता है 30% हिस्सा, ठीक है। वो कैसे कि किसी भी वर्ड के उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है और उसी पूरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप का नाम दिया गया जिसको हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसको हम जानते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच वो हुई जो हम बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे किसमें? सेंटेंसेस में। और हर एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका एक अलग से पहचान बनती है, एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की टोटल टाइप्स होती हैं 8। कितनी टाइप्स होती हैं? टोटल 8। देखो, फर्स्ट इज नाउन। नाउन होता है नेमिंग वर्ड जो नेम बताते हैं, चाहे आपकी लिविंग थिंग्स हो चाहे आपकी नॉन लिविंग, ठीक है। चाहे लिविंग बींग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे हमें दिखाई दे मीन्स जो विजिबल है और चाहे इनविजिबल है, सबका एक नेम होता है, ठीक है। जो विजिबल रहती है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो इनविजिबल होती है वो हमारी फीलिंग होती है। ये सारा हम पढ़ेंगे जब नाउन का टॉपिक करेंगे। तो नाउन का मतलब हुआ कि नाउन होता है नेमिंग वर्ड। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो रिप्लेस करता है नाउन को, जो रिप्लेस करता है नाउन को। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। थर्ड वन इज एडजेक्टिव, यहाँ पर डी साइलेंट रहता है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को या तो क्वालिफाई करता है नाउन को, ठीक है, और या फिर प्रोनाउन को। अब या क्यों कहा गया? क्योंकि या तो नाउन मिलेगा या नाउन को रिप्लेस करने के बाद प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इट इज माई होम, ठीक है। एग्जाम में क्या मिलेगा? होम को अंडरलाइन कर रखा होगा और आपका क्वेश्चन गिवन होगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन राइज करते हैं वर्ड का कि व्हाट इज दिस। अगर ये वर्ड का आंसर देता है तो नाउन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। हमने क्वेश्चन राइज किया कि व्हाट इज दिस, आंसर आया होम, माई होम। तो होम क्योंकि वर्ड का आंसर देता है इसीलिए हमने इसको कैटेगराइज किया एज नाउन। ये तो बात सही हो गई। देखो, अगर बात आ जाती है माई की, बहुत सारे बच्चे अपने माइंड में पहले ही सेट करके रखते हैं कि आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, और ऐसे सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल। मीन्स उनके माइंड में पहले सेट होता है कि माई जब भी दिखाई देगा ना तो प्रोनाउन होगा। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिखने में प्रोनाउन दिख रहा है लेकिन ये प्रोनाउन है नहीं। यही वो रीज़न है कि मार्क्स कटने के चांसेस 100% रहते हैं, मीन्स मार्क्स तो मिलने ही नहीं हैं। तो यहाँ पर ये है क्या? क्योंकि माई होम के मीनिंग में ऐड करता है, ठीक है। तो इसके बेस पर ये हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव। पहली बात, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अगर ये कहें कि ही गोज होम और यहाँ पर अगर होम को अंडरलाइन कर रखा हो और अब पूछ ले कि भाई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो बच्चे क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिस जब उन्होंने प्रैक्टिस की, होम को नाउन पढ़ लिया, भाई क्वेश्चन उनका ठीक हो गया। अब उनके माइंड में एक बात फिट हो जाती है कि होम जहाँ भी आएगा ना वो नाउन रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वर्ड का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्वेश्चन अराइज होता है वेयर का, और वेयर का जो भी आंसर दे वो एडवर्ब होता है, राइट। देखो, यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। नंबर 4th वन इज वर्ब। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन बताता है, इसी के बेस पर इसे एक्शन वर्ड कहा जाता है। एंड नंबर 5 इज एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब, जो ऐड करता है, जो जोड़ता है, किसमें? वर्ब में। जोड़ता तो बहुत सारे वर्ड्स में है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम बात करेंगे मेनली वर्ब में। मीन्स जो वर्ब के फंक्शन में कुछ ऐड करता है, जोड़ता है, तो उसको कहा जाता है एडवर्ब। उसके बाद बात करते हैं प्रेपोजिशन। क्या आएगा? प्रेपोजिशन, यानी कि जो पोजीशन बताए। मीन्स पोजीशन बताने के बेस पर इसको कहा जाता है रिलेटिंग वर्ड, कि जो दो वर्ड्स की रिलेशन बताता है, जो दो वर्ड्स को रिलेट करता है। नेक्स्ट वन इज कंजक्शन। नेक्स्ट वन इज
कंजंक्शन, और कंजंक्शन को ही कनेक्टर या जोड़ने वाला यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। और लास्ट में हमारा रहता है इंटरजेक्शन। क्या रहता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है कि अचानक से फीलिंग में चेंज आ जाए, मीन्स सडन चेंज इन फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैन एकदम से गिर जाए, आप क्या बोलोगे? वाओ, मैडम पे तो गिरा, ठीक है, कुछ बोलेंगे ओ। तो एकदम से जो हमारी फीलिंग में चेंजमेंट आया तो वो होता है इंटरजेक्शन। यहाँ तक की बात हुई, इसके बाद एक और भी रह जाता है, हालांकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है, लेकिन एक और भी रहता है और उसको कहा जाता है आर्टिकल। क्या कहा जाता है? आर्टिकल। और ये आर्टिकल, ये भी वर्ड बेस्ड हमारा टॉपिक रहता है। और आगे हम बात करते हैं नंबर थर्ड सिस्टम, जो है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स ऐसे टॉपिक्स जो डायरेक्टली बेस होते हैं सेंटेंस के, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 टॉपिक हमारे रहते हैं मेनली। फर्स्ट इज सेंटेंस, यानी कि वाक्य अपने आप। कैसे कि वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये 3 चीज़ें बिल्कुल मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट का पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसी के बेस पर बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टॉपिक है, वो क्लियर होंगे। कैसे? देखो, सेकेंड वन इज टेंस और थर्ड होता है क्वेश्चन टैग। बात करते हैं टेंस की। देखो, बहुत सारे ऐसे भी एग्जामिनी होंगे जो तैयारी करते समय हिंदी का सहारा लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली उनको एक सजेशन है कि टेंस पढ़ते समय बिल्कुल भी ना ले। वैसे तो हिंदी यूज़ होनी ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी होती है तो हम उन चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं। लेकिन टेंस के बेस में भाई बिल्कुल भी आप हिंदी ग्रामर यूज़ ना करें और आगे इनमें बिल्कुल भी ना करें। कैसे? टेंस के बेस्ड ही होता है हमारा क्वेश्चन टैग, और टेंस से ही बनता है डायरेक्ट एकदम से वॉइस और नरेशन। और क्योंकि मूड पे भी डिपेंड करता है टेंस का, जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है मूड पे ही डिपेंड करता है, समझेंगे जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मूड के ही बेस पर आता है हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देखते हैं कैसे। नंबर फोर्थ वन इज वॉइस। वॉइस 2 टाइप की, एक्टिव और पैसिव। आजकल एक्टिव से पैसिव चेंज होना नहीं आता है, बल्कि पैसिव से एक्टिव आता है, जमाना उल्टा हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं नरेशन। इसमें भी ऐसे ही है कि इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है। और नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। एंड नंबर 7 एंड लास्ट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो, अगर हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन पता चल जाती है, अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाती है तो टेंस पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि टेंस में भी वर्ब और सब्जेक्ट का ही खेल है। टेंस पता चल जाता है, टेंस अच्छे से आ जाता है, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है वॉइस का, डायरेक्टली इसी पर डिपेंड करता है नरेशन। और फिर बात करते हैं मॉडल एक्सिलरी, जो कि मूड पर डिपेंड करती है, जहाँ बात होती है कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो वो भी टेंस और मॉडल एक्सिलरी पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अब इसके बाद तो हमने जाना कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या क्या होते हैं, साउंड, वर्ड, सेंटेंस, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में कि वोकैबुलरी में हमारी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और वोकैबुलरी के लिए सबसे पहली बात तो रूट वर्ड याद करें। रूट वर्ड के बाद आप करें एफिक्सेस, ठीक है, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पे और बिल्कुल आपकी जो समझ सकती है कि आप कितना याद रख सकते हैं, उसी के बेस पे हमारा पार्ट होता है वोकैबुलरी, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम बात करें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड अगर बात करें सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि जिसका मीनिंग सेम होता है। थर्ड वन इज एंटोनिम, यानी कि अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, जिसका मीनिंग उसके अपोजिट होता है। और अगर बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ होता है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। और एक नंबर 5 पे हमारा रहता है फ्रेजल वर्ब। क्या रहता है? फ्रेजल वर्ब। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन रहता है जिसको हमने कैटेगराइज किया था साउंड के टॉपिक में, ठीक है। क्या? स्पेलिंग। वेरी नाइस, आपको तो याद है। 6 वन इज स्पेलिंग टेस्ट।
स्पेलिंग टेस्ट। देखो बाद 2 क्वेश्चन और भी रह जाते हैं, वो रहता है, एक तो आपका रहता है क्लोज टेस्ट का, ठीक है, और सेकंड वन आपका रहता है PQRS यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, तो भाई ये आपका पार्ट जाता है सिंटेक्स में, मतलब सिस्टम नंबर 3 में। और क्लोज टेस्ट आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना पड़ता है, तो ये जाता है आपका मॉर्फोलॉजी में। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिलेबस वेरी इजीली। और जैसे हमने पूरे सिलेबस को टू द पॉइंट, ठीक है, 1 आफ्टर 1 कवर किया है, ऐसे ही अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए, ठीक है, तो जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।